घर को ना साफ सुथरा करना बड़ा आसान होता है, लेकिन साफ घर को वेल मेंटेन रखना ना थोड़ा सा मुश्किल। आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाली हूँ जिनकी वजह से आपका घर हमेशा आपको साफ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज नज़र आएगा। आपको बताऊंगी कि बगैर किसी पॉलिश के महंगे महंगे क्लीनर्स खरीदे आप घर भी अपने फर्नीचर को किस तरह ना सिर्फ 5-10 मिनट लगा के चमका सकती हैं बहुत आसानी से। देसी स्टाइल के चाइनीज़ राइस बनाना सिखाऊंगी आपको, और साथ ही बात करेंगे कुछ पेरेंटिंग टिप्स के हवाले से। तो व्लॉग होने वाला है बहुत इन्फॉर्मेटिव। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सुबह की आंख खुलते ही ना हम औरतों के घर के काम शुरू हो जाती हैं। मतलब हमने सबसे पहले किचन में आना होता है, नाश्ते की तैयारी करनी होती है और फिर ना ख़त्म होने वाले कामों का एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। और हम औरतों के दिमाग में ना हर वक्त यही टेंशन कि जी घर किस तरह साफ़ सुथरा रहेगा, अचानक कोई आ जाए घर गंदा ना हो, यही सब चल रहा होता है। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ। खैर, यहाँ पर सुबह हो गई थी, वही मैंने सबसे पहले चाय चढ़ाई चूल्हे पे और मैं नाश्ते की तैयारी करने लग गई थी। आज हस्बैंड काफ़ी जल्दी चले गए थे, तो उनका नाश्ता पहले हो चुका था। यहाँ सिर्फ मैं आमना और अपने लिए ना एक पराठा बना रही थी। यहाँ जी मैं साथ-साथ नाश्ता बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी हैबिट्स को, कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको फॉलो करती हूँ, जिनकी वजह से ना हमेशा जो मेरा घर है बहुत छोटा-सा है और छोटे घर को साफ रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो किन हैबिट्स की वजह से हमेशा जो मेरा किचन है, जो मेरा एक कमरा है ना, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है। सबसे पहले तो जो भी आप काम करती हैं, चाहे किचन में करें, चाहे रूम में करें, अपनी ये आदत बना लें कि जैसे ही कोई काम ख़त्म करना है ना, 2 मिनट लगा के जहाँ पर आपने काम किया है उस एरिया को आपने क्लीन कर लेना है। फ़र्ज़ करें आपने रोटियां बनाई हैं, तो नाश्ते को कमरे में ले जाके खाने से पहले आपने सिर्फ इतना करना है कि काउंटर पे ना हल्का सा गीला कपड़ा फेर दें। जो भी ये चकला बेलना था, आपने रोटी का मैट जो भी कुछ बिछाया था ना, 1 मिनट लगता है, सारी चीज़ों को उठाएं और वापस उनकी जगह पे रख दें। यकीन करें इस 2 मिनट की आदत से ना आपका जो घर है, आपका जो किचन है ना, ऑटोमेटिकली साफ़ सुथरा लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो ज़्यादा मसला होता है ना वो यही होता है कि चीज़ें फैली हुई होती हैं। जब चीज़ें फैली हुई होती हैं तो घर गंदा नज़र आ रहा होता है। अच्छा, यहाँ आपके साथ शेयर करती हूँ कि आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जब भी सब्जियाँ लेके आती हैं ना, तो फ़ौरन के फ़ौरन एक तो उनको समेट लिया करें और जो पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं ना उनको भी चेक करती रहा करें। जैसे प्याज आजकल बहुत जल्दी ना गलने लग जाते हैं, तो मैं नए प्याज लेके आई थी जब ग्रोसरी की थी। तो सबसे पहले मैंने ये जो बास्केट है, टोकरी है जिसके अंदर मैं रखती हूँ प्याज को, मैंने इसको अच्छे से साफ़ सुथरा किया। नीचे ना मैं एक कोई भी पुराना गत्ता या कागज़ रख देती हूँ ताकि जो प्याज के छिलके वगैरह है ना वो उड़ उड़ के नीचे गिरते हैं। हाँ, साइड से हवा लगती रहती है प्याज को, लेकिन नीचे ना मैं लाजमी कुछ ना कुछ बिछा देती हूँ। और हमेशा जो पहले चीज़ बची हुई होती है ना उसको ऊपर कर लिया करें ताकि वो पहले इस्तेमाल हो जाए। इस तरह जो आपकी सब्ज़ी है या कोई भी खाने की चीज़ है ना वो ख़राब नहीं होती है। तो जो भी पुराने प्याज बचे हुए थे ना, जो ख़राब थे, वो मैंने निकाल के साइड पे कर दिए थे और एक परात में ना मैंने जो बचे हुए प्याज से इनको ऊपर रख लिया था ताकि मैं पहले इनको इस्तेमाल करूँ, फिर जो नए वाले प्याज हैं उन्हें मैं बाद में इस्तेमाल करूँ। अच्छा, मैंने ना चाइनीज़ राइस बनाने थे, सोचा तो पास्ता बनाने का था, मैकरोनी या पास्ता, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा चाइनीज़ राइस बनाते हैं और मैं बड़े देसी तरीके वाले ना चाइनीज़ राइस बनाती हूँ, तो आज उनका तरीका भी ना आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आपको बताती हूँ कि नींबू हम सबके घरों में आते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें ऐसे ही वेजिटेबल बॉक्स में रख देते हैं ना, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें जो किचन टॉवल होता है, थोड़ा-सा मोटे वाला टिश्यू पेपर होता है ना, वो ले लें या अखबार ले लें और किसी भी बॉक्स के अंदर आपने वो अखबार या टिश्यू को बिछाना है और जो आपके नींबू है ना इस तरह लपेट के एयर टाइट करके आपने स्टोर करने हैं। यकीन करें 10-15 दिन, कभी-कभी तो ऐसे होता है कि महीने तक भी जो लीमू है ना वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं और ठीक रहते हैं। कभी ये ना ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट जो आपके किचन को हमेशा वेल ऑर्गेनाइज्ड रखेगी ना वो ये कि किचन के काम हमेशा साथ के साथ किया करें। जिस तरह जो रोटियां जिसके ऊपर आप बनाते हैं उसको डेली बेसिस पर वॉश करें। जो अपना चिमटा है उसको डेली बेसिस पर एक दफ़ा लाजमी वॉश किया करें। अब जो मेरा तवा है ना ये नॉन स्टिक है, और चाहे तवा नॉन स्टिक का हो या लोहे का हो, तवा गंदा हो जाता है क्योंकि पराठे बन रहे होते हैं, रोटियाँ बन रही होती हैं। तो अगर आपका भी तवा नॉन स्टिक है ना, आपने सिंपली 10-15 मिनट इसको चूल्हे पर अच्छे से गर्म कर लेना है और बाद में ना कोई भी इस तरह का जो लकड़ी का चम्मच होता है, आपने उसकी हेल्प से जो भी इसके इर्द गिर्द वो मोटी सी एक लेयर जम जाती है उसको ना आपने खुरच लेना है। ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा आपने ना वो ज़ोर आजमाई नहीं करनी, वरना वो जो नॉन स्टिक की कोटिंग होती है ना वो निकल जाएगी। अब यहाँ मैं हल्के हल्के हाथों से ना इसको खुरच रही थी, तो सारी जो वो ग्रीस और ऑयल जमा हुआ था ना वो निकल जाएगा और जो नॉन स्टिक का आपका तवा है ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। लोहे वाले तवे के बारे में मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है मैं नॉन स्टिक के ही बर्तन और तवा यूज़ करती हूँ। तो इसका ना ये बहुत ईजी सा तरीका है, लाजमी ना हफ्ते में 1-2 दफ़ा अपने तवे को इस तरह
क्लीन किया करें। एक तो साफ़ तवे की वजह से ना रोटी आपकी बहुत अच्छी बनती है, और इन छोटी-छोटी हैबिट्स का बस फ़ायदा ये होता है कि आपको ना ही किसी हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको वो जो महीनों बाद फिर आप डीप क्लीनिंग में दिमाग खपा रही होती हैं ना, और थकावट अलग होती है, उससे भी जान छूट जाती है। तो बेहतर है कि ये 2 मिनट की 5 मिनट की हैबिट्स को अडॉप्ट करें और अपनी जो ज़िंदगी है ना, उसको आप आसान बना लें। अच्छा, अब इन सारे छोटे-छोटे एक्स्ट्रा कामों को ना तभी बेहतर तरीके से कर सकती हैं जब आपको टाइम मैनेजमेंट आती हो और आपको पता हो कि सुबह उठ के आपने काम क्या करना है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सुबह उठ के ना एक माइंड में प्लान बना लिया करें कि आज ये काम मैंने करने हैं, और जब हमें पता होता है ना कि ये काम करना है, यकीन करें फिर बड़ी आसान हो जाती है इंसान की रूटीन। यहाँ पे मैंने तवा साफ़ किया था, तो चूल्हा ना मुझे गंदा लग रहा था। वैसे मैं डेली बेस पर ना गीले कपड़े से चूल्हे को 1-2 दफ़ा साफ़ करती हूँ, लेकिन हाँ, हफ़्ते के बाद ना मैं अच्छे से इसको ना डीप क्लीन कर लेती हूँ। वो मैंने वायर वाले ब्रश खरीदे थे जो आपके साथ मैंने शेयर भी किए थे, और मैं रिकमेंड करूँगी कि ये वायर ब्रश आप लाज़मी खरीदें। ये दराज पे भी अवेलेबल हैं और बड़े सस्ते से हैं। चूल्हे के ऊपर जो ज़िद्दी दाग जम जाते हैं ना, कभी दूध उबलने की वजह से या वैसे भी चूल्हे की शायद तपिश की वजह से ही जम जाते हैं और वो नहीं निकल रहे होते, इन ब्रश की हेल्प से ना बड़े अच्छे से आपका जो चूल्हा है वो साफ़ हो जाएगा। और इन हैबिट्स को अगर आप अडॉप्ट करेंगे ना, यकीन करें चाहे आपका किचन जैसा मर्ज़ी है, स्लैब्स हैं, कैबिनेट्स नहीं है, जैसा भी सादा सा ओपन किचन है, नॉन मॉड्यूलर है, जैसा भी है, साफ़ सुथरा जब किचन होता है ना, तो यकीन करें काम करने का मज़ा आ रहा होता है। जब साफ़ सुथरी स्पेस होती है ना, तो हाँ, माइंड बड़ा रिलैक्स फ़ील कर रहा होता है, और यकीन करें पता ही नहीं लगता कि जो सारे काम है ना किचन के, वो चुटकियों में ख़त्म हो जाते हैं। और स्पेशली क्योंकि हमारा जो चूल्हा है वो दिन में 3 दफ़ा यूज़ हो रहा होता है खाना बनाने के लिए, तो चूल्हे के पीछे वाली जो वॉल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाती है, ऑयली हो जाती है। तो अगर तो आप इसे डेली बेस पर साफ़ करते हैं ना, तो आपको किसी क्लीनर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपकी दीवारों पे, स्लैब पे बहुत ज़िद्दी और ग्रीस वाले निशान पड़ गए हैं ना, तो आप सिंपल विनेगर और जो बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा होता है, उसको छिड़क के स्क्रबर से रगड़ लेंगे ना, तो भी जो सारी चिकनाई है और जो भी ज़िद्दी दाग है ना, वो निकल जाएँगे। अच्छा, हर औरत को ना बड़ा शौक होता है किचन को सजाने का, संवारने का, लेकिन किचन आपका तभी साफ-सुथरा नज़र आता है जब आपके अंदर आदत होती है उसको साफ रखने की, वरना आप जितना मर्ज़ी महँगी सामान खरीद लें, कोई फ़ायदा नहीं है और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ ना मैंने नाश्ता बना लिया, किचन को क्लीन कर लिया, और अब ये था मेरा कुकिंग का टाइम। लेकिन आमना ने आज ना मेरे से फ़रमाइश की कि उसको कपकेक्स खाने हैं और साथ में उसने मेरे साथ मेरी हेल्प भी करनी है। तो मैं ना यहाँ पर आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ कि बेशक घर को हमेशा साफ़-सुथरा होना चाहिए, वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, ऑर्गनाइज़्ड होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक माँ होती है ना, जो उसकी सबसे जो अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसकी औलाद होती है, औलाद की अच्छी तरबियत होती है। तो कोई बात नहीं, अगर कभी आपका जो खाना बनाना है ना वो डिले हो जाए, कभी आपके मैले बर्तन पड़े रहें, थोड़ा-सा ना टाइम अपने बच्चों के साथ लाज़मी स्पेंड किया करें, और स्पेशली मेरी वो बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं। मुझे पता है कि कितनी सारी एक औरत के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन फिर भी कोशिश किया करें कि एटलीस्ट दिन का जो आधा घंटा है, 1 घंटा अपने बच्चों के साथ लाज़मी ना खेल-कूद लें, कोई उनके साथ ड्राइंग कर लें, उनको कोई स्टोरी सुना दें, उनको कोई छोटी-छोटी दुआएँ और आयात याद करवा दें। यकीन करें घर के काम तो सारी उम्र होते रहेंगे, लेकिन जो आपके बच्चों की ये वाली एज है ना, ये कभी भी वापस नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, मैं कुकिंग बाद में कर लूँगी, मैं दोपहर का खाना बाद में बना लूँगी। लेकिन उसने इतने प्यार से कहा है ना, तो चलें उसके साथ मिलके मैं कपकेक्स बना लेती हूँ, और वो इतना खुश हो गई थी ना। और मैं ये छोटी-सी बात इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम जो माएँ होती हैं ना, वो घर के कामों में इतना अक्सर बिज़ी हो जाती हैं कि बच्चों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देती हैं। और यकीन करें, जो टॉडलर्स एज के बच्चे होते हैं ना, 3-4 साल के, उनको साफ-सुथरा घर उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उनको माँ चाहिए होती है कि माँ हमें तवज्जो दे। तभी अक्सर आपने देखा होगा कि इस एज के बच्चे बहुत ज़िद कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। रीज़न यही होता है कि हम जो माएँ हैं वो इतना बिज़ी हुई हुई होती हैं घर के कामों में कि हम या तो कभी बच्चों को बाहर खेलने भेज दिया, मतलब टीवी दिखा लिया या मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया, ये सब कुछ ठीक है। मुझे पता है बहुत सारी एक औरत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कोशिश किया करें कि जितना मर्ज़ी आपका बिज़ी स्केड्यूल है, उस बिज़ी स्केड्यूल में से ना अपने बच्चों के लिए टाइम लाज़मी निकाला करें, तभी आप उनकी बेहतर तरीके से ना परवरिश कर सकेंगी, तरबियत कर सकेंगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो अपनी माँ को करता हुआ देख रहे होते हैं। और कभी भी ना घर के कामों को अपने ऊपर इतना ज़्यादा सवार मत कर लिया करें कि बाद में आप इतनी ज़्यादा थक जाएँ कि आप उसका जो गुस्सा है ना सारा वो अपने छोटे-छोटे बच्चों पे निकाल रही हूँ। क्योंकि मुझे पता है अक्सर मेरे साथ भी ऐसे होता है, जब मैं बहुत थक जाती हूँ ना, फिर मुझे आमना पे गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन 10 में से 8 दफ़ा ना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपना जो गुस्सा है ना वो बिला वजह उस पर ना निकालूँ। अब मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को फ्री हैंड दे दें और उनको डाँटें ना, हाँ, डाँटें सब कुछ करें, लेकिन जो अपना गुस्सा है ना बिला वजह का, जो हम स्पेशली औरतें बच्चों पे निकालती हैं, उससे प्लीज़ आप गुरेज़ किया करें। अच्छा, उसके बाद ख़ैर कपकेक्स मैं उसके रखा ही थी चूल्हे के ऊपर, और जब तक बन रहे थे ना तो मैं रूम में आ गई थी। मैंने सोचा कि आज ना मैं थोड़ी-सी ईज़ी सी चीज़ बना लूँगी, चावल बना लूँगी, बड़ी जल्दी से बन जाते हैं, वरना मैं कुकिंग ना हमेशा सफाई-सुथराई से पहले करती हूँ। लेकिन हाँ, कभी-कभी ना ख़ैर होती है अगर थोड़ी-सी रूटीन आगे-पीछे हो जाए।
अच्छा, नेक्स्ट हैबिट कि अगर आपका घर छोटा है ना, सिर्फ एक ही कमरे का, तो कोशिश करें जो आपकी बेडशीट है ना वो हमेशा साफ सुथरी हो, क्योंकि जो भी रूम में आता है अगर एक ही कमरे का घर हो तो सबसे पहले ना बेड पे नजर पड़ती है। अच्छा, मेरे पास यकीन करें हार्डली सिर्फ 3 से 4 बेडशीट्स हैं, और जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना मैं वही यूज़ करी होती हूँ, वही बिछा रही होती हूँ। और नई मैं इसलिए नहीं लेती क्योंकि भाई इतनी महंगी एक ही दफ़ा मैंने गुलटेक्स की ले ली थी, और वो अभी तक बिल्कुल ठीक है। यकीन करें ये आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर ज़रा सा भी ना ही कोई बुरा आया है, ना ही ये बिल्कुल ख़राब हुई है, तो मैं क्यों फ़िज़ूल में पैसे ज़ाया करूँ और नई चीज़ खरीदूँ। घर को साफ़-सुथरा रखने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आपने महँगी-महँगी चीज़ें खरीदनी है, महँगे-महँगे पर्दे और बेडशीट्स लगानी है। अगर चीज़ साफ़-सुथरी हो ना, यकीन करें एक औरत का सलीका, समझदारी वहीं से नज़र आ जाती है। मुझे पहले बड़े कमेंट्स आते थे, बेडशीट्स चेंज कर लें, बेडशीट्स चेंज कर लें। मैंने सुनी ही नहीं किसी की। अब इसलिए लोगों ने शायद कहना भी छोड़ दिया कि ये बाजी बड़ी ढीठ है, इसको कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब मुझे लगेगा कि हाँ, मेरी बेडशीट्स ख़राब हो रही हैं या मुझे ज़रूरत है, तब मैं ज़रूर खरीद लूँगी। लेकिन अब एक चीज़ सही चल रही है तो मैं फ़िज़ूल में पैसे जो ज़ाया करने वाली बात है, इसलिए ना लोगों की बातों को एक तो दिल पे मत लिया करें, और घर के ये जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, इनका ख़्याल लाज़मी रखा करें। एक कमरे में अगर रहती हैं ना, तो सबसे पहले कोशिश किया करें कि अपनी बेडशीट को आप डेली नहीं तो वीक में 2 दफ़ा लाज़मी चेंज करें, और सुबह उठ के बिस्तर को लाज़मी सेट किया करें। वरना अगर नीचे-नीचे की सफाई कर देंगी ना और बेडशीट गंदी होगी, सारे बिस्तर बिखरे हुए होंगे, तो रूम कभी भी आपका साफ़ और ऑर्गनाइज़्ड नहीं लगेगा। और आप लोग ना मुझसे पूछ रहे थे आप ही अब अपने फर्नीचर को किस तरह से साफ़ करती हैं। तो जो पुराने व्लॉग्स हैं ना, उनमें तो मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं कोकोनट ऑयल जो होता है ना, नारियल का तेल, उसको किसी भी बाउल में निकाल लेती हूँ, और कोई भी आपने टूथब्रश ले लेना है, उसकी हेल्प से ना इस तरह ये जो चिन्योटी फर्नीचर होता है, इसके बीच में इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है, और इसके अंदर बहुत मिट्टी फँसती है। मैं डेली बेस पर डस्टिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी डिज़ाइंस के अंदर ना मिट्टी आ जाती है, चाहे आप जितना मर्ज़ी साफ़ करो। तो कभी ना महीने में 1 आधी दफ़ा, 1 दफ़ा तो लाज़मी मैं इस तरह से ना कोकोनट ऑयल की हेल्प से जो बीच के डिज़ाइंस हैं इनको लाज़मी क्लीन करती हूँ। नो डाउट बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हाँ, इस मेहनत की वजह से ना आपका फर्नीचर बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाता है। और अगर आपको लगता है ना कि ऑयल यूज़ करेंगे तो फर्नीचर पर मिट्टी बहुत ज़्यादा आएगी, तो भाई मैं 5 साल से ना इसी तरह अपने बेड को, ड्रेसिंग टेबल को, साइड टेबल्स को साफ़ करती हूँ। मुझे तो ऐसा कभी फ़ील नहीं हुआ कि मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है। बस कोशिश कीजिएगा कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें। अच्छा, अब ये वाली साइड देखें, इसको मैंने क्लीन नहीं किया था, और ये वाली साइड देखें, यहाँ मैंने ऑयल से ना अच्छे से साफ़ किया था, और फिर ना नरम सा आपने कोई लॉन का या मलमल का कपड़ा ले लेना है, उससे भी अच्छी तरह रगड़ना है, ताकि जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो कपड़े में एब्सॉर्ब हो जाए। अच्छा, अगर आपका फर्नीचर बहुत ज़्यादा मेरी तरह हैवी है ना, तो कोशिश करें कि एक दिन में सारा काम ना करें, वरना आपके बाजू ना जवाब दे जाएंगे। मैं तो ना थोड़ा-थोड़ा करके 1 हफ्ता मैंने बनाया होता है, और उस 7 दिन के अंदर ना मैं डेली बेस पर थोड़ी-थोड़ी सी कोई भी फर्नीचर की जो चीज़ है ना, इस तरह साफ़ करती हूँ। इस तरह मेरा जो पूरा फर्नीचर है ना वो भी बिल्कुल न्यू हो जाता है, और ना मैं थकती भी नहीं हूँ। तो कामों को ना खुद आसान बनाया करें, और अपनी रूटीन को, हर चीज़ को इस तरह से लेके चला करें कि सब कुछ मैनेज भी हो जाए और आपको ना थकावट भी ना हो। और यही एक समझदार और अक्लमंद औरत की निशानी होती है। अब आप खुद चेक करें, ये जो ऊपर वाला सारा एरिया था ना, मैंने ऑयल की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लिया था, और जो नीचे वाला एरिया था ना, उसको मैं कल साफ़ करूँगी तो आपको वाज़िया डिफ़रेंस नज़र आ रहा होगा। तो यही रास्ता, यही सीक्रेट था मेरे चमकदार फर्नीचर का। सोचा जी आज आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट ये कि आपका जितना मर्ज़ी बिज़ी स्केड्यूल हो, आपने ना आधा घंटा या तकरीबन 15-20 मिनट ऐसे रखनी है जो आपने ना जिसमें घर की क्लीनिंग करनी है, चाहे घर छोटा है या बड़ा। छोटा घर है तो यकीन करें 15-20 मिनट लगते हैं, सफाई हो जाती है, खड़े हो गए इस तरह फूल झाड़ू फेरें, और वो मोप भी ले लें जो आप खड़े होकर ही लगा लें, ना कमर में दर्द होगा ना कुछ होगा, और फटाफट से आपका जो घर है ना क्लीन हो जाएगा। और अगर बड़ा घर है तो फिर आप रूम्स डिसाइड कर लें कि आज बेडरूम क्लीन करना है, आज ड्राइंग रूम क्लीन करना है। अपने ऊपर मैं बार-बार कहती हूँ बर्डन मत डाला करें। और हाँ, जब भी सफाई कर रही होती है ना, कोशिश किया करें कि जो काम लगे हाथों आप कर सकती हैं ना, वो कर लें। जिस तरह ना यहाँ मैंने डस्टबिन जो थी उसके अंदर सर्फ डाल के, उसके अंदर पानी डाल के रखा था। मैंने साथ ही एक ब्रश रखा हुआ है जिसकी हेल्प से ना मैं ये वॉशरूम की चीज़ें हो गई, डस्टबिन्स वगैरह हो गई, उनको क्लीन करती हूँ। सर्फ़ बचा हुआ था, मैंने ना साथ ही ये जो फुट मैट्स होते हैं ये गंदे हो जाती हैं, ज़ाहिर है मिट्टी पड़ती है, तो मैंने वो सारा सर्फ़ वाला पानी इसके ऊपर गिराया, और यकीन करें 2 मिनट में मेरी डस्टबिन जो थी वो भी साफ़ हो गई। और साथ ही ना सफाई करते-करते, मतलब अभी मैं सफाई ही कर रही थी, बाहर का फ़र्श धो रही थी, जो मेरा ये मैट था ना वो भी क्लीन हो गया। तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, शायद हमें पता होती हैं, लेकिन हाँ, जब कोई दूसरा बताता है, कोई दूसरा करके दिखा रहा होता है ना, तो हमारे अंदर भी काम करने की एनर्जी आ जाती है। मुझे डेली बेस पर इतने कमेंट्स आ रहे होते हैं, आप भी, आपके जो व्लॉग्स है ना एनर्जी बूस्टर का काम करते
रहते हैं और हम सुबह उठते ही ना सबसे पहले आपका व्लॉग देखते हैं, तो काम बड़ी जल्दी हो जाता है। तो यकीन करें आपके कमेंट्स पढ़ के ना मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही होती है। अच्छा, जो लोग पूछ रहे थे ना आप भी आपके पास सेफ अलमारी नहीं है, तो जी ये रही मेरी सेफ अलमारी। इसमें मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं और यहाँ ना बरामदा एक, वहाँ मैंने वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है। ये जो मेरा टाइल्स वाला किचन के आगे छोटा सा ओपन एरिया है ना, उसके बाद एक बरामदा भी है जो कवर्ड है, तो वहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है, पेटी पड़ी हुई है, सेफ अलमारी पड़ी हुई है। तो जिनको फ़िक्र हो रही थी ना कि आप कपड़े कहाँ रखती हैं, तो मैंने दिखा दिया कि यहाँ पे मैं कपड़े रखती हूँ। अच्छा, मुझे याद आया, मेरी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर हैं बिनिश, उनकी अम्मी हैं, उनका नाम है शमा, तो उनको मेरे व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो बिनिश, अपनी अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा और बहुत शुक्रिया कि जो आंटी आप मेरे व्लॉग्स पसंद करती हैं, इसी तरह बस ना मेरे व्लॉग्स देखती रहें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अच्छा, ये जो मेरा बाहर वाला एरिया है ना, इसको मैं डेली बेस पर पाइप लगा के धो देती हूँ और फिर वाइपर फेर देती हूँ और फिर पोछा लगाती हूँ और बिल्कुल जो है ना घर, यकीन करें मुझे 15-20 मिनट लगते हैं, छोटा सा मेरा पोर्शन है, साफ़ सुथरा हो जाता है। अच्छा, ये जो सेहन में आपको एक तीसरा दरवाज़ा नज़र आ रहा होता है ना, इसका आप पूछ रहे होते हैं, ये मेरा वॉशरूम का दरवाज़ा ही है। एक मेरा वॉशरूम का अटैच वॉशरूम है ना, अंदर से दरवाज़ा है और एक बाहर से है। तो आई होप आज के व्लॉग में ना आपकी सारी कन्फ्यूजन्स भी दूर हो गई होंगी। अच्छा, सफाई वगैरह के ना सारे कामों से मैं 10 हद सवा 10 तक फ्री हो गई थी। उसके बाद थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया, 11 बजे जब मैं यहाँ किचन में आ गई थी। आज ना मैंने चाइनीज़ राइस बनाने थे। चाइनीज़ राइस बस नाम के हैं, पूरे मैं उनको देसी तरीके से ना मिर्च मसाले डाल के बनाती हूँ। सबसे पहले तो ना मैंने चिकन के अंदर पानी के अंदर चिकन डाल के और नमक डाल के इसको ना बॉयल होने रख दिया था ताकि ये अच्छे से गल जाए, और साथ ही ना मैंने वेजिटेबल्स को बारीक-बारीक कट कर लिया था। गाजरें ली थी, शिमला मिर्च ली थी और जी मैंने बंद गोभी ली थी। अच्छा, मैं ना चेज़अप से इस तरह की ये जो सब्ज़ी होती है ये लेकर आई थी और मैं हमेशा ना ये वाली जो सब्ज़ी होती है बड़ी थोड़ी-सी क्वांटिटी में लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर वेस्ट हो रही होती है। थोड़ी-सी बच गई थी, उसको भी मैंने साथ ही ना शॉपर में लपेटा था और रख दिया था कि मैकरोनी बनाऊँगी ना, उसमें यूज़ हो जाएगी। अच्छा, ये ना सिर्फ़ नाम के चाइनीज़ राइस हैं, मैं पहले ही बता रही हूँ। मुझे ना वो बिल्कुल फीके-फीके से मरीज़ों वाले जो चावल है ना अच्छे नहीं लगते, तो मैं जिस तरह बनाती हूँ ना, आज आपके साथ वो शेयर करती हूँ। एक दफ़ा ना इस तरह ज़रूर बना के देखिएगा, बड़े मज़े के बनेंगे और आपको अच्छे भी लगेंगे। अच्छा, आपने ऑयल के अंदर ना एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज़ ऐड कर दिया था। अच्छा, इसको आपने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना जिस तरह हम बिरयानी के लिए या पुलाव के लिए करते हैं, क्योंकि हमने जो चावलों का कलर है ना, वो वाइट ही रखना है। प्याज़ों का जब कलर हल्का-सा चेंज होने लगेगा ना, थोड़ा-सा वो पिंक टोन में आने लगेंगे, तो फिर जी आपने इसके अंदर जो सारी सब्ज़ी बारीक कट की हुई होगी वो ऐड कर देनी है। साथ ही ना आपने लहसुन अदरक ऐड कर देना है। मैंने तो 1 क्यूब ऐड की थी, आप अंदाज़े से 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, वो ऐड कर दें। साथ ही जो मैंने चिकन बॉयल किया था ना, उसके बारीक-बारीक रेशे कर लिए थे, वो ऐड कर दिए थे। अच्छा, अगर आप चिकन इसमें नहीं भी ऐड करेंगे ना, तो ये चावल फिर भी बहुत मज़े के बनेंगे। मैं अक्सर इसके साथ वो चिकन मंचूरियन भी बनाती हूँ, लेकिन हाँ, आज टाइम कम था, तो बस मैंने फटाफट से बस चावल बना लिए थे। अच्छा, इसके अंदर फिर हम डालेंगे चिली सॉस और सोया सॉस। मैंने तकरीबन 2-2 3-3 टेबलस्पून ऐड किए थे। अच्छा, आपको मैं जो भी मसालों वगैरह की चीज़ों की मेजरमेंट्स बता रही होती हूँ ना, वो मैं अपने हिसाब से बता रही होती हूँ। बाकी आपके घर में जितना नमक मिर्च को पसंद किया जाता है ना, वो हर औरत को आइडिया होता ही है, तो आप उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इतना ज़्यादा चिली सॉस और सोया सॉस ऐड नहीं किया था कि बहुत ज़्यादा ही तीखा हो जाए। अच्छा, साथ में मैंने इसके अंदर 3 से 4 जो हरी मिर्ची है ना, वो भी कट करके डाल दी थी। और मैं बता रही हूँ दोबारा कि ये अच्छे ख़ासे ना मतलब देसी स्टाइल के, और बिल्कुल भी वो रेस्टोरेंट वाले जैसे फीके-फीके से चाइनीज़ राइस होती है ना, वैसे नहीं थे। मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, तो सोचा आपके साथ भी ना शेयर करती हूँ। जिनको वो फीके-फीके से चाइनीज़ राइस अच्छे नहीं लगते ना, वो इस तरीके से एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई करें। फिर जी इसके अंदर आपने नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है और जो पिसा हुआ धनिया पाउडर होता है ना, उसको ऐड कर देना है। लाल मिर्च आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं डालनी। लाल मिर्च डालेंगे ना, तो सारा जो कलर है वो आपका ख़राब हो जाएगा और फिर वो लगेंगे ही नहीं कि जी ये चाइनीज़ राइस है। इसके अंदर ना मैंने बिल्कुल थोड़ी-सी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब वो जो दादरी कुटी हुई मिर्च होती है ना, वो आपने ऐड कर देनी है। इससे ना बड़े मज़े का टेस्ट आएगा और खुशबू आएगी। फिर जी इसके अंदर हमने थोड़ा-सा पानी डालना है और ढक के ना इसको कुक होने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो भी हमने सब्जियाँ डाली हैं, जो प्याज़ से हर जो चीज़ है ना, वो गल जाए। क्योंकि मुझे ना वो बिल्कुल कचर-कचर करती हुई सब्ज़ी मुँह में अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर आपको जो कच्ची-कच्ची सी सब्ज़ी अच्छी लगती है, तो आप ये 10-15 मिनट छोड़ने वाला काम ना करें। आप बस तेज़ आग करके ना इसको अच्छे से मसाले को भून लें, जिस तरह हम नॉर्मल चावल का मसाला भूनते हैं, और बस फटाफट से आपके जो ये चावल है ना, ये रेडी हो जाएँगे। अच्छा, 10-15 मिनट पकाने के बाद जब सारी चीज़ें अच्छे से मुझे यकीन हो गया था कि गल गई हैं, तो मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए थे और बस अब नॉर्मल जिस तरह चावलों को हम दम लगाते हैं ना, उस तरह से जी आपने दम लगा लेना है। अच्छा, मैं ना व्लॉग्स में जो भी अपनी डेली लाइफ में कर रही होती हूँ ना, वही शेयर कर देती हूँ। मुझे ये ज़रा-सा नहीं होता कि मैं थोड़ी चीज़ बना रही हूँ, मैं ज़्यादा बना रही हूँ, मैं कैसे बना रही हूँ। बस मुझे ये होता है कि जैसे मैं बना रही हूँ, मैं अपनी बहनों के साथ शेयर कर दूँ, और हो सकता है भई किसी को मेरी रेसिपी पसंद आ जाए और वो ट्राई कर ले और मुझे दुआएँ दे दे।
अच्छा, यकीन करें विदिन 20-25 मिनट्स मेरे जो चावल थे ना पक के रेडी हो गए थे। तो देख लें, मैंने घर के सारे काम भी किए थे, मैंने खाना भी रेडी किया था और सब कुछ बहुत आसानी से मैनेज हो गया था। मैं थकी भी नहीं थी। रीज़न ये कि मैंने बीच में रेस्ट भी किया था और हाँ, वो जो मैं आजकल सीएसई की टैबलेट्स ले रही हूँ वो भी पी थी। तो ज़रूर अपने डॉक्टर से ना कोई मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब कराएँ, ताकि आपको जो हर वक़्त थकावट रहती है, सुस्ती होती है ना, वो ना हो। तो बस ये मज़ेदार से हमारे देसी स्टाइल के चाइनीज़ राइस विद रायता रेडी हो गए थे। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।